मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और आज सप्ताह की शुरुआत है, तो आज चाय के साथ शुरुआत की जाती है इस सप्ताह की। तो सबसे पहले आप लोग चाय पी लीजिए और अपनी नींद को उड़ा लीजिए, और दूसरा कप जो है वो मैं मेरे लिए फिल कर लेता हूं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये थर्ड कप जो है ये किसके लिए फिल किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर को। बहुत ही बेहतरीन सप्ताह की शुरुआत है 14 ऑफ जून। आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए कितने फायदेमंद है। क्या आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ में। चीन का सच उजागर करने वाली मेघा को पुलित्जर अवार्ड। चीन का सच, कौन सा सच है ये? चीन के सिंजियांग प्रांत के अंदर उइगर मुस्लिम पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कवर किया था, और जर्नलिज्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यूएन में भारत बोला दुनिया को और मूर्ख नहीं बना सकता पाकिस्तान। आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान जब भी यूएन में बात करता है तो जम्मू कश्मीर के मसले पर ही वो बात करना पसंद करता है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो ये भारत का आंतरिक मामला था, और हमेशा पाकिस्तान केवल एक ही राग जो है वो यूएन के अंदर छेड़ देता है। चीन की नकेल कसने को G7 तैयार। नकेल कैसे कसी जाएगी? देखिए, यदि मान लीजिए कि चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है, इसके अगेंस्ट में ही कोई दूसरी योजना और तैयार कर ले G7, तो हम लोग कहेंगे कि उस पर नकेल जो है वो कसी जाएगी। तो यहां पर G7 कंट्रीज को जो होस्ट किया है वो यूके ने किया है। बोरिस जॉनसन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। बीज बम से पर्यावरण संरक्षण की दिखाई राह। तो दिखाई राह कैसे दिखाई है? बीज बम का मीन्स है कि ये जो आप लोग गोले देख रहे हैं, हथगोले देखने में लग रहे हैं, ये जो है वो गोबर से बनाए गए हैं या फिर कोई जैविक खाद जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इनके अंदर बीज जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। यदि इनको खेतों के अंदर फेंक दिया जाता है तो ये पौधे का रूप ले लेते हैं, और बीज जो है इनके अंदर भर भर के भरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इनको कहा गया है बीज बम। और पिथौरागढ़ मतलब उत्तराखंड के एक टीचर के द्वारा ये नया इन्वेंशन जो है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ में भत्ता देने को सरकार ने शुरू किया बेरोजगारों की खोज। छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी आंकड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। यदि हम लोग नेशनल लेवल पर देखें तो 10.3% जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3.4% अनएम्प्लॉयड है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पूरी जानकारी जो है इसको जुटाना शुरू कर दिया है। कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल पर विशेषज्ञ समूह लेगा फैसला। देखिए, कोविशील्ड की अभी जो गैप है वो 12 से 16 सप्ताह के बीच में किया गया था, जो पहले 6 से 8 सप्ताह था और स्टार्टिंग में 4 से 6 सप्ताह था। अब जो है वो 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया। अंतराल बढ़ाने से क्या इफेक्ट आ सकता है एफिकेसी के अंदर, ये अब जांचेगा ये स्पेशल ग्रुप। लेकिन यहां पर कोविशील्ड को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो बन चुकी है। रोशनी के जरिए गांवों में टीके का उजाला फैलाएगी सरकार। रोशनी क्या है? तो रोशनी एक अभियान है जिसके तहत दूर दराज के जो गांव हैं वहां पर तीसरी फेज के अंदर टीके जो हैं वो अब उपलब्ध कराए जाएंगे। सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास। अभी रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी भारत ने युद्ध लड़े हैं वो सभी जो है उनका संकलन किया जाएगा, और एक पूरा का पूरा जो है इसका म्यूजियम तैयार किया जाएगा। वन अर्थ वन हेल्थ से ही होगा भला। मोदी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है G7 कंट्रीज के अंदर, और फिर इसे ही सराहा है एंजेला मर्केल ने। वन अर्थ वन हेल्थ मतलब पूरे अर्थ पर जो पैंडेमिक फैला हुआ है इसको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इलाज से जुड़ी वस्तुओं पर घटा GST। ये मान के चलिए
कि जीएसटी जो है वो अभी वैक्सीन पर लग तो रहा है लेकिन काफी कम है, और यहां तक कि ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं उन पर से जीएसटी बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तो अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई और सारे निर्णय जो है वो लिए गए हैं। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी रेट्स को घटा दिया गया है, और राजस्व सचिव तरुण बजाज जो है उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। बेस्ट कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, हमारी ऐप पर जाइए। बैंकिंग से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आरआरबी के हैं, इसके साथ में ही यूपीएससी सीएससी के कोर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई क्लरिकल का कोर्स है, काफी कम कॉस्ट के अंदर है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी हो, कोई मैसेज हो तो मुझे आप लोग इंस्टा पर कीजिए। सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो यहां पर टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और इसके साथ में करंट अफेयर के क्विज जो हैं वो भी यहां पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले 12 जून के करंट अफेयर का रिवाइज कर लेते हैं। गूगल के द्वारा सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका फिरमिना। ब्लैक फंगस के लिए डीजीसीआई ने किस दवा को मंजूरी दी है? तो वो है पोसाकॉन जॉग जो है इस दवा को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उप प्रतिनिधि नागराज नायडू को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो शेफ डी कैबिनेट पद पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो वो है संजय यादव, और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा घोषित हुआ है? तो वह है दिहिंग पटकाई 7वां है, जबकि रायमोना कौन सा था? 6वां था, 6th। कोविड-19 के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है? कोवी फाइंड है, जबकि सबसे पहला कौन सा था? कोवी शेल्फ था। यूनिसेफ और आईएलओ की बाल श्रम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल श्रम किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। देखिए यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग जरूर इसको गलत करोगे। आप लोग इसके अंदर कौन सा आंसर करोगे? या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे या फिर होटल्स वाला करोगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो है राजस्थान सरकार की। भारत का पहला गांव कौन सा है जहां 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है? तो वो कौन सा है? व्यान है जम्मू एंड कश्मीर का। ये हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? दिसंबर 2020 के अंदर एचएल दत्तू रिटायर हुए थे और उनके स्थान पर अरुण मिश्रा जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यहां पर 2 सदस्य, एक तो है महेश कुमार मित्तल और राजीव जैन जो हैं वो 2 सदस्य यहां पर नामित किए गए हैं। चलिए 14 जून के करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए रफ्तार जो है वो पकड़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 44th बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को कितना प्रतिशत कर दिया गया है? क्या वो 5% है, 12 है, 18 है, कितना है? बिल्कुल यहां पे आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई भी जीएसटी जो है वो इन पर नहीं लग रहा है। देखिए बेसिकली हम लोग बात करें जीएसटी की तो इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सबको एक साथ मर्ज करके जीएसटी को बनाया गया, और जीएसटी को लागू करने वाला भारत 161वां देश था, जबकि सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। ठीक है, ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं उन पर से जीएसटी को हटा लिया गया है। इसके साथ में ही 14 यानी कि 14 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है। यहां तक कि एम्बुलेंस जो सर्विसेज हैं उन पर पहले 28% था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 12% उस पर कर दिया गया है। यदि हम लोग बात करें जिसकी सबसे बड़ी किल्लत थी वो था रेमडेसिविर, तो इस इंजेक्शन पर 5% जीएसटी कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था? 12% था। और निर्मला सीतारमण के द्वारा इस 44th मीटिंग को हेड किया गया था, और इसमें साथ दिया था जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है? तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज जो है उन्होंने पूरी हेल्प इसके अंदर की थी। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाइलाइट्स नो टैक्स ऑन ब्लैक फंगस ड्रग। यहां पे इस ड्रग का आप लोग नाम देखिए, एम्फोटेरेसिन बी जो है ये ब्लैक फंगस की मेडिसिन है। हो सकता है कि क्वेश्चन को वो ऐसे फ्रेम करे कि एम्फोटेरेसिन बी जो है ये किस डिजीज की दवा है, तो आप लोग याद रखना वो है ब्लैक फंगस की। तो वो क्या किया है इन्होंने, यहां पे देखिए इस तरीके से, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। 10:26 पर ये जो थी मीटिंग उसको हेल्ड किया गया।
ठीक है, 11:43 पर ये शुरू हुई। फिर देखिए नो चेंज इन रेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, तो सीतारमन के द्वारा ये अनाउंस किया गया, मतलब 5% जो है वो यहां पर क्या लगेगी, 5% जो है वो यहां पर जो जीएसटी थी अब उसको भी यहां पर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो नो जीएसटी ऑन ब्लैक फंगस ड्रग एम्फोटेरेसिन बी। इसके बाद में देखिए जीएसटी ऑन एम्बुलेंस वो है 12%। फिर यहां पे आइए आप लोग, जीएसटी ऑन रेमडेसिविर, इस पे कितना किया है, 5% किया है। इसके बाद में जीएसटी रेट्स ऑन ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट, कोविड रिलीफ मटेरियल टू बी अनाउंस सून। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको कहा है कि जल्दी जो है वो रेट्स यहां पर अनाउंस की जाएगी। जीएसटी ऑन वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन, कोविड-19 टेस्ट किट जो है इस पर 5% है। जीएसटी ऑन हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक, मतलब यहाँ पे ऑक्सीमीटर की बात है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट जो आते हैं जो कि टेम्परेचर को चेक करते हैं उसके लिए है, तो यहाँ पर 5% कर दिया गया है। जीएसटी ऑन पल्स ऑक्सीमीटर, तो पल्स ऑक्सीमीटर के लिए कितना किया गया है, 5% जो है वो यहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रेट्स हैं वो सितंबर 30 तक, 30 सितंबर तक जो है ये रेट्स बिल्कुल यही रहेंगी। और निर्मला सीतारमन की बहुत ही बेहतरीन पिक्चर जो थी ये साइट पर थी, देखने लायक पिक्चर थी, बहुत ही शानदार इसको बनाया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर अप्लाइड है। 4 स्लैब्स हैं, 5% की, 12% की, 18% और 28%। आफ्टर द रिसेंट रिवीजन ऑफ जीएसटी रेट्स, these are the commodities that fall under the 4 taxes। जो स्लेब है इसके अंदर अब ये आ चुके हैं। यहां आप लोग देखिए कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था और इसके लिए 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो किया गया था। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल नंबर 368 के तहत, और इसमें जो मेथड यूज किया गया था वो था स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स। हाफ ऑफ स्टेट्स के अंदर सबसे पहले इसको पास करने वाला जो स्टेट था वो कौन सा था, वो था असम, और सबसे लास्ट कौन सा था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं आप मुझे जरूर बताना कि आपके स्टेट का जीएसटी पास करने के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा नंबर था। जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो था वो 70th कंट्री था। तो आप अपने स्टेट का नंबर जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। 1 अगस्त 2021 तक भारत में कोविड-19 से 10 लाख मौत हो सकती है, यह किस संस्था के द्वारा कहा गया है, तो आप लोग को पता होगा कि द लैंसेट एक ब्रिटिश एजेंसी है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि जो भी कुंभ का मेला आयोजित हुआ है, यहां तक कि जो भी इलेक्शन कैंपेन हुए हैं उनसे ज्यादा जो है वो कोविड फैला है, इसलिए 1 अगस्त तक 10 लाख मौतें जो हैं वो यहां पे हो सकती हैं। अब जो है वो थर्ड वेव के लिए इंडिया तैयार रहे, तो आप लोग जो है वो थर्ड वेव के लिए तैयार रहना, मतलब थर्ड वेव जो है वो आ सकती है, इसीलिए घर से बाहर निकलना तो पूरी सेफ्टी के साथ सैनिटाइजर वगैरह यूज करना। रूस की कौन सी वैक्सीन को केवल 1 डोज ही काफी होती है, तो आप लोग को पता है स्पुतनिक। स्पुतनिक लाइट जो है इसकी केवल 1 ही डोज काफी होती है। चलिए G7 समिट 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सा नारा जो है वो वहां पर दिया गया है, स्लोगन कौन सा है, तो 1 अर्थ 1 हेल्थ जो है ये स्लोगन इनके द्वारा दिया गया है। तो 12 और 13 जून को ये मीटिंग जो है वो हेल्ड कराई गई है। कहां पे हुई है, इसकी होस्टिंग जो कंट्री है इंग्लैंड, वहां पर ये हुई है, इसलिए वहां पर 1 अर्थ और 1 हेल्थ का इन्होंने स्लोगन दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत जो है, वैसे तो भारत इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन भारत के साथ में साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ में साउथ कोरिया जो है, इन तीनों को भी भारत के साथ में क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। तो G7 जो है ये डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं, इस बार इसकी जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर। तो G7 की जो इस बार थीम रही है ये आप लोग याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज फर्स्ट आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट ऑन सैटरडे एम्फेसाइज्ड ऑन कीपिंग ओपन सप्लाई चेन। यहां पे देखिए कि जितना भी कोविड वैक्सीन से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, इसके लिए मोदी जी ने ये कहा कि ओपन सप्लाई चेन जो है वो रखी जाए, ताकि हर देश तक वैक्सीन का रॉ मटेरियल पहुंचे, जिससे प्रोडक्शन जो है इसको बूस्ट अप मिले।
ठीक है। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एज द गेस्ट कंट्री, तो G7 में शामिल तो नहीं है, लेकिन यूके, यूएस, कनाडा, इसके साथ में फ्रांस, जर्मनी, इटली और एकमात्र एशियन कंट्री जो है वो है जापान, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के साथ में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को जो है यहां पर इन्वाइट किया गया था। यहां पे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, फिजिकली वहां पे प्रेजेंस नहीं थी केवल। देखिए अब इंडिया का कंसर्न ये है कि ट्रिप्स जो है इससे वेवर मिल जाए। कैसे कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उससे फ्री किया जाए। कोविड-19 का जो वैक्सीन है या फिर इसका जो ट्रेड सीक्रेट है उसको इससे वेवर दिया जाए, तो ट्रिप्स के तहत जो है इसको रिलैक्सेशन दिया जाए। और यही बात जो है वो भारत ने WHO के अंदर रखी थी और यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे सपोर्ट भी किया गया था। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ जो है ये अप्रोच भारत के द्वारा बताई गई है और फिर इसको सराहाया था किसने? एंजेला मर्केल ने, जो कि जर्मन की चांसलर है, ठीक है। और इसका मींस क्या होता है वन अर्थ वन हेल्थ का? इसका मींस ये है कि पैंडेमिक की कंडीशन के अंदर सभी जितने भी नेशंस हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, ठीक है। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी G7 की वो 15 to 7 नवंबर 1975 को होस्टिंग कंट्री था फ्रांस। एग्जाम में जब भी स्टेटमेंट आता है तो वहां पर ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में G6 समिट जो था वो यहां पर हुआ था। आप लोग देखिए कि एक भी समिट जो है वो यहां पर कैंसिल नहीं है, लेकिन हम लोग जब यहां पे आएंगे तो 2020 का जो समिट है ये यहां पर कैंसिल हुआ था। तो क्या वो स्टेटमेंट में ये नहीं लिख सकता कि 46th जो सबमिट हुआ था वो कैंसिल हुआ था, या फिर हो सकता है कि वो यहां पर नंबर चेंज कर दे 45th को लिख दे, तो ये स्टेटमेंट फिर यहां पे गलत हो जाएगा। 11 से 13 जून को यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये होस्ट किया गया और बोरिस जॉनसन जो थे इन्होंने इसको हेड किया था। 48वां मतलब 2022 के अंदर जर्मनी में होगा, 2023 के अंदर जापान में होगा और 2024 में होगा कहां पर? इटली में। देखिए स्टेटमेंट जब भी वो फ्रेम करता है तो वो ये लिख देता है कि 2023 के अंदर G7 समिट जो है वो एक एशियन कंट्री में होने वाला है, ठीक है। तो वो जापान में होगा, तो वो क्या करता है डायरेक्टली उसको हिट नहीं करता। ज़ेना 6.0 किस राज्य के नगर निगम के द्वारा तैनात किया गया रोबोट है? तो वो है गुजरात सरकार के द्वारा। देखिए गुजरात जो एनर्जी डेवलपमेंट निगम है उसके द्वारा सीवेज की सफाई करने के लिए ये रोबोट जो है वो तैनात किया गया है। ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये वाटर प्रूफ है, इसके साथ में ये दिन और रात को भी ये काम कर सकता है, ठीक है। रात को भी जो है ये काम कर सकता है और सप्ताह में 7 दिन ये काम कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी सीवेज है उसकी सफाई करने के लिए रोबोट जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक जयपुर की कंपनी है क्लब फर्स्ट, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। ये जयपुर की कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फास्ट क्लीनिंग प्रोसेस है, इसके साथ में ही मैक्सिमम स्लज कोलेशन इन सिंगल ऑपरेशन, लेस क्लीनिंग टाइम है, फर्स्ट इन क्लास टर्बाइन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फीचर जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है? तो वो है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि टेलीमेडिसिन का मीन्स है कि डॉक्टर जो है वो तो एक जगह बैठा है, लेकिन वहां पर ऑनलाइन पेशेंट तक पहुंच जाएगा कौन? डॉक्टर। लेकिन किसके एरिया के अंदर? वो है आयुर्वेद के क्षेत्र के अंदर। तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। DRDO के द्वारा विकसित कौन सी दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो आप लोग याद रखना यहां पर 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज जो है इसको मंजूरी दी गई है, तो इसको ऐसे सीधा लिखते हैं 2DG, ठीक है, इसको याद रखना। और DRDO ने इसको विकसित किया है, DRDO का विकसित किया गया है। और ये किस फॉर्म में है? ये है पाउडर फॉर्म में। तो इसका एक शैशे आता है, उस शैशे को पानी में घोलकर और फिर लिया जाता है, इसको याद रखना। अंगटाड का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखना पहली महिला है ये क्या है? वो फर्स्ट वुमेन है, नाम है इनका रेबेका ग्रीस्पान जो है ये इनका नाम है, ठीक है। अंगटाड की जो फुल फॉर्म है ये आप लोग याद रखना, यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इनको अपॉइंट किया गया है वो एंटोनियो गुटेरस के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर न्यूज देख सकते हैं आप लोग, अंकटाड की ये ऑफिशियल वेबसाइट से है। अंकटाड की जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रेबेका ग्रीनस्पान जो हैं वो यहां पर अपॉइंट की गई हैं। तो इनको अपॉइंट किसने किया है? यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने अपॉइंट किया है। 11 जून को अपॉइंट किया गया है। और कहां की रहने वाली हैं? कोस्टा रिका की ये रहने वाली हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिकन हैं जो कि इस पद पर अभी अपॉइंट की गई हैं। यहां पे हम लोग देखें कि मेंबरशिप जो है वो 195 कंट्रीज के पास में है। इसके साथ में ही 456 जो है वो यहां पर काम करते हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है, और 68 मिलियन जो है वो इसका बजट रहता है। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 218 प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं। कितनी कंट्रीज के अंदर? 18 कंट्रीज के अंदर ये चल रहे हैं। ठीक है, अंकटाड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंकटाड को जो बनाया गया था वो 30 दिसंबर 1964 को, ठीक है, इसको बनाया गया था, ये फाउंड हुआ था। इसके साथ में ही इसको जो हेड करती हैं वो कौन है? इस्बेला दुरंता। तो इनके स्थान पर अब जो है वो कौन आ गई हैं? इनके स्थान पर अब आ गई हैं कौन? रेबेका ग्रीनस्पान जो हैं वो इनके स्थान पर आ गई हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने वृक्षों को काटने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि एक अथॉरिटी जो है वो बनाई है जिसका नाम है महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी, MTA जो है वो बनाया गया है। उसका काम ये है कि जो भी पेड़ काटा गया है उस पर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 50 साल से अधिक होनी चाहिए। फिर 5 साल के अंदर इसकी क्या की जाएगी? इसकी गणना भी की जाएगी, कैलकुलेशन जो है वो पेड़ों की जाएगी। ठीक है, इसके साथ में और क्या क्या किया जाएगा? जितने भी वृक्ष हैं उनकी एज जो है वो डिटरमाइन की जाएगी। तो एज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है ये भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं कि द महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रपोज अमेंडमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ट्रीज। तो हेरिटेज ट्रीज क्या होते हैं? पहले तो ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट आर हेरिटेज ट्रीज। तो अंडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट अ ट्री विद द एस्टिमेटेड एज ऑफ 50 ईयर, ठीक है, तो 50 साल हो या फिर 50 साल से अधिक हो उसे हेरिटेज ट्री कहा जाएगा। लेकिन ये उम्र जो है इसको फाइंड कैसे करेंगे ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है। तो जिस मेथड से इसको फाइंड किया जाता है वो कौन सा है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो यहां पर, तो नाम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना है ना। ये मेरा पोर्शन जो है वो काफी कमजोर है, तो आप लोग की शिकायत जो है वो भी इसी चीज के लिए रहती है कि सर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ रहते रहते मैं इस चीज में भी इंप्रूवमेंट जरूर करूंगा। ठीक है, इस मेथड के अलावा मतलब इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझें तो पेड़ का जो तना होता है उस पेड़ के तने में आप लोग देखते हैं कि काफी सारे रिंग्स होती हैं। ठीक है, काफी सारी रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स की गिनती करके ही, काउंटिंग करके ही उस पेड़ की एज जो है वो काउंट कर ली जाती है। अब ये क्वेश्चन है कि अब पेड़ की हमने जो है एज डिसाइड कर ली है। अब मान लीजिए किसी ने पेड़ काट लिया तो अब उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन जुर्माना जो लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा? तो पेड़ की एक इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है? तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है। बेसिकली देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वेस्ट बंगाल के अंदर जब हाईवे वहां पर बन रहे थे, हाईवे निर्माण जब चल रहा था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप जो है वो एक पेड़ की कीमत उसकी एज से निकालिए, एक एज जो है फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक फॉर्मूला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी सुझाया था। दुनिया भर में चोरी की गई संपत्ति की पहचान के लिए इंटरपोल ने एक ID आर्ट ऐप जो है इसको लॉन्च किया था। इसके तहत मान लीजिए कोई संपत्ति इंटरनेशनल लेवल पर खो गई है तो उसकी पहचान करने के लिए ID आर्ट ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिए कि इंटरपोल जो है इसको बनाया गया था। इंटरपोल को कब? 1923 के अंदर, 1923 में इसको बनाया गया। और 194 जो है ये इसके कंट्रीज हैं। और इसकी अभी हेड कौन है इंटरपोल के? तो वो हैं किम जोंग यांग।
ठीक है। किम जोंग यांग जो हैं ये इसके हेड हैं, और हेडक्वार्टर यदि पूछे तो आपको बताना है कौन सा है, लियोन है। लियोन कहाँ है, फ्रांस के अंदर स्थित है। लियोन जो है वो फ्रांस के अंदर स्थित है। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है। यूएन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए मीथेन मतलब CH4 जो है, यदि इसको 45% कम कर लिया जाए तो फिर इससे जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है, इसमें भी कमी की जा सकती है। फ्रेंच ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जो जीता गया है ये आप लोग याद रखना, जीता गया है किसके द्वारा, बारबोरा रेगजो की वो का, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कोवा जो है इनके द्वारा ये जीता गया है, तो बारबोरा के द्वारा ये जीता गया है। इन्होंने डिफीट किया है किसको, एनास्टेसिया पावी, ये आप लोग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंच ओपन को जीता है किसने, बारबोरा ने, इन्होंने जीता है। तो ये जो है वो चेक रिपब्लिक की है, जबकि जिसको हराया है वो कहाँ की है, वो है रशिया की, ठीक है। तो ये जो है बारबोरा, इन्होंने 2018 के अंदर भी फ्रेंच ओपन जीता था, और वहां पर ये वुमेन्स डबल के अंदर जीता था, ठीक है। वुमेन्स डबल के अंदर इन्होंने ये जीता था, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा किसके लिए, यह सिंगल, तो वुमेन सिंगल के अंदर जीता है। जो मेल डबल्स होता है इसमें निकोलस माहुत, ठीक है, निकोलस माहुत जो है इन्होंने जीता है, और इसके साथ में PH हर्बर्ट जो है इन्होंने मेंस डबल के अंदर जीता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना फ्रेंच ओपन सबसे पहली बार कब हुआ था, 1891 के अंदर पहली बार हुआ, और 1925 के अंदर जितने भी नॉन फ्रेंच हैं इनके लिए इसको ओपन कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वुमेन सिंगल जो है इसमें बारबोरा ने जीत हासिल की है। फिर आप लोग देखिए कि एक साल के अंदर 4 जो ओपन हैं, ठीक है, वो आयोजित करवाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खेला किस पे जाता है, हार्ड पिच के ऊपर ये खेला जाता है। तो ये 2020 के अंदर यानी कि लास्ट जो टाइटल्स हैं उनकी लिस्ट है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले के ऊपर खेला जाता है, विंबलडन हमेशा ग्रास के ऊपर खेला जाता है, और US ओपन जो है वो हार्ड पिच के ऊपर खेला जाता है। और इसी क्रम के अंदर हमेशा ये खेले जाते हैं, कभी भी आगे पीछे नहीं होते हैं। विश्व की पहली पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट की 25 बार चढ़ाई की है। देखिए काफी ज्यादा ये नंबर हैं, तो ये नेपाल के रहने वाली हैं, नाम है कामी रीता शेरपा, नाम याद रखना, कामी रीता शेरपा जो हैं ये नेपाल की रहने वाली है, और 25 बार जो है इन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इनकी जो एज है वो है 51 ईयर्स, ठीक है, 51 ईयर्स है, और 1994 में इन्होंने पहली बार जो थी वो चढ़ाई शुरू की थी, और तब से हर वर्ष जो है वो ये चढ़ाई कर रही हैं। दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये CBSE के द्वारा ये विकसित की गई है। क्यों की गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इसके साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, कोई भी मान लीजिए कि मेंटल उनको परेशानी है तो वो इस मोबाइल ऐप पर क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एडवाइजरी ऐप है। तो सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को इस पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडवाइस दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो आप लोग याद रखना काफी लंबी लिस्ट है। वैसे आप लोग जो ऑप्शन में देख रहे हो सभी को दिया गया है, लेकिन यदि इनमें से एक चूज करना हो तो बी ऑप्शन चूज किया जाएगा। डार्नेला फ्रेजियर जो है इनको क्या दिया गया है, इस बार का पुलित्जर अवार्ड जो है वो दिया गया है। चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं। एक ऑप्शन जो है वो आप लोग के सामने है, मेघा राजा गोपालन, ठीक है, इनको भी दिया गया है। क्यों दिया गया है, इनको इसलिए दिया गया है कि जितने भी उइगर सिंजियांग प्रांत के अंदर जितने भी उइगर मुस्लिम्स रहते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं उनको उजागर करने के लिए मेघा को दिया गया है, और ये भारतवंशी है। जबकि डार्नेला फ्रेजियर को किस लिए दिया गया है, आप लोगों ने US की एक घटना सुनी होगी जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड जो थे इनकी हत्या हुई थी बेसिकली, या हम लोग कहें कि ये रंग भेद का शिकार हो गए थे, ठीक है। तो इसी आधार पर पुलिस के अंदर तो वो क्या हुआ था, इनकी मौत हो गई थी, और उसी चीज को उजागर किया था किसने, डार्नेला फ्रेजियर ने इस चीज को उजागर किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई थी उसको रिकॉर्ड किया था इन्होंने, और इसी के लिए इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेघा राजा गोपालन जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं और इनको जो दिया गया है वो उइगर मुस्लिम्स चाइना के अंदर जो रहते हैं उनके लिए इनको दिया गया है। पूरी लंबी लिस्ट है हर टाइटल के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं स्पेशल साइटेशन जो है इसके अंदर दिया गया है डेनिला फ्राइजर को, और काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप लोग इसमें से कुछ एक मैन इंपॉर्टेंट जो है जैसे बायोग्राफी के फील्ड के अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग को याद करके जाना है। यहाँ तक कि फिर जैसे पब्लिक सर्विस है द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग मेघा राजगोपालन जो हैं इनको इस फील्ड के अंदर दिया गया है। चलिए, अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बने हैं? तो जाहिद कुरैशी जो है वो पहले मुस्लिम बने हैं। कहाँ से हैं ये संबंध? इनका संबंध है कहाँ से? पाकिस्तान से जो है इनका संबंध है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान से इनका संबंध है और ये क्या बने हैं? सबसे पहले मुस्लिम अमेरिकी जज वहां पर बने हैं। बंगाल में आम चुनाव के बाद हुई हिंसा में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो आप लोग याद रखना राजेश बिंदल जो हैं, राजेश बिंदल इनकी अध्यक्षता में राजेश बिंदल इनकी अध्यक्षता में वहाँ पर 18 लोग जो थे वो मारे गए थे और इसी की जांच करने के लिए राजेश बिंदल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अमेरिकी और चीनी शोधकर्ताओं ने बंदरों के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो जो होता है मतलब इंसान का और बंदर का, दोनों को क्या करवाया? मैच करवाया और इससे जो नया बना उसको कहा गया क्या? काईमेरा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस के फील्ड के अंदर। तो काईमेरा जो एम्ब्रियो है इसका निर्माण किया गया था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 55 जो रैंक है वो भारत की है। इससे पहले 2020 में जो रैंक थी वो थी 43वीं रैंक थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कीमत है घरों की कीमत में हर साल जो है वो 1.6% जो है वो प्राइस के अंदर गिरावट आ रही है। सबसे पहले नंबर पर कौन है? वो है टर्की, जबकि सेकंड नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड नंबर पे है और सबसे लास्ट जो आया है वो है स्पेन। मतलब स्पेन के अंदर जो है वो सबसे कम किराया आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो होम प्राइसेस इन इंडिया डिक्रीज बाय 1.6% इन ईयर ऑन ईयर। ठीक है, हर साल जो है वो क्या है ये प्राइस जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहां से इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना। किस देश के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा निर्मित की जा रही है? तो चाइना जो है उसने ये डिसाइड किया है कि वो एक जो है वो डिविजनल लाइन जो है वो माउंट एवरेस्ट पर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि मान लीजिए कि नेपाल की तरफ से कोई कोविड पेशेंट जो है, मान लीजिए इन्होंने इसको क्रॉस किया है तो चाइना के अंदर वापस से कोविड का आउटब्रेक हो सकता है, ये चाइना ने कहा है। लेकिन यदि हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं सरासर ये तो झूठ नजर आ रहा है। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट जो है इसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता है और ये सारे हथकंडे जो है ये चाइना अपना रहा है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को किस विषय पर यानी कि सब्जेक्ट क्या था? तो आप लोग यदि देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सीधा भागकर इसे टिक करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसीलिए HIV एड्स जो है इसका आंसर जो है इसको आप लोग याद रखना और इसी के ऊपर इन्होंने अभी क्या दिया था? स्पीच दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं वी नीड टू अचीव जीरो न्यू ट्रांसमिशन ऑफ HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ये किसका वायरस है? एड्स का वायरस है। और ये कौन सा सिंड्रोम है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब बाहर से जो है वो अर्जित होता है। ये कहीं से आप लोग कहें कि कहीं भी ये बॉडी के अंदर होता नहीं है, तो इसको एक्वायर्ड किया जाता है बाहर से। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये कहा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो स्टॉप टीबी इनिशिएटिव बोर्ड जो है इसके भी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। यहाँ पे आप लोग आज का स्टडी ग्लॉस आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टि बाधित कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना और इसका क्विज जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। क्या फीडबैक है आपका और क्या आप लोग नए किसी टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए कि इंडेक्सेस जो हैं ये मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था कि सर इंडेक्सेस पे जो है वो आप लोग एक लेक्चर बनाइए।
ठीक है, तो आप लोगों को वो लेक्चर जो है वो जल्दी प्रोवाइड होगा। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल पर आप जो है इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। आप लोग इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना तो बनता ही है। ठीक है, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।